तो क्लास की शुरुआत में हमें सबसे पहले पढ़ना है साहब आपका संविधान के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं कि रूल ये है कि पहले हम क्लास को पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर फिर आधारित सवालों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए साहब, संविधान किसे कहा जाता है? संविधान जो है, संविधान की परिभाषा सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो आप फिर इसको याद भी कैसे कर पाएंगे? तो पहले आपका थोड़ा सा इसकी बेसिक बात तो पता हो, तभी तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो अगर बेटा देखिए संविधान की बात की जाए तो संविधान क्या है साहब? संविधान जो है बेटा नियम और कानूनों का संग्रह है। नियम व कानूनों का संग्रह। तो नियम व कानूनों का क्या है साहब? आपका संग्रह है। नियम और कानूनों का जो संग्रह है, उस संग्रह को क्या कहा जाता है साहब? आपका संविधान कहा जाता है। नियम और कानूनों के संग्रह को साहब आपका संविधान कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नियम और कानूनों का संग्रह साहब आपका संविधान कहलाता है। संविधान की और कुछ बातें अगर देखी जाए तो संविधान जो है बेटा, ये मुख्य तौर पर साहब आपका दो प्रकार का हो सकता है। संविधान मुख्यतः साहब आपका दो प्रकार का हो सकता है। एक जो संविधान रहेगा, इस संविधान को कहा जाता है साहब आपका लिखित संविधान। एक को कहा जाएगा साहब आपका लिखित संविधान, और दूसरा वाला जो होगा इसको कहा जाता है साहब आपका अलिखित। दूसरे वाले को अलिखित की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम संविधान के इतिहास को देखें बेटा, तो संविधान का इतिहास बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा साहब आपका ये जो इतिहास है, इतिहास ये है कि सबसे पहला जो संविधान था, विश्व का जो पहला संविधान है बेटा, वो सन 1215 में इंग्लैंड देश के अंदर लागू किया गया था। दुनिया का जो सबसे पहला संविधान है वो सन 1215 में इंग्लैंड देश के अंदर लागू किया गया था। तो सबसे पहले हमने इसे इंग्लैंड देश में साहब आपका, दुनिया ने सबसे पहले इंग्लैंड देश में इसको लागू किया गया था। ठीक है बेटा, मगर इस संविधान की विशेषता थी, ये जो संविधान था, ये संविधान साहब आपका अलिखित था। अर्थात इसके जितने भी क्लोज थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, आवश्यकता के अनुसार इन्हें बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का अलिखित संविधान है। दुनिया का सबसे पहला संविधान कहाँ पर आया साहब? आपका इंग्लैंड में आया। सभी लोग ध्यान रखेंगे। और साहब, दुनिया का अगर पहला लिखित संविधान देखा जाए बेटा, तो दुनिया का जो पहला लिखित संविधान है, वो संविधान दिया साहब आपका इंग्लैंड ने। सबसे पहला लिखित जो संविधान दिया है, वो संविधान दिया बेटा यूएसए ने, और जो 1789 से क्या है साहब आपका लागू है। और ये दुनिया का क्या है साहब? पहला लिखित संविधान है। तो संविधान दो प्रकार का हो गया, एक लिखित हो गया और एक साहब आपका अलिखित हो गया। एक लिखित हो गया और दूसरे को क्या कहेंगे बेटा? अलिखित की श्रेणी में साहब आपका रखा जाएगा। देखिए साहब, लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान कहाँ का है? पहला बेटा यूएसए का है। और अलिखित की अगर बात करें तो अलिखित कहाँ का है साहब? आपका ब्रिटेन का है। इसके अलावा जैसे यूएई आ गया साहब आपका, यहाँ भी अलिखित की श्रेणी में आएगा। जैसे साहब आपका सऊदी अरब आ गया, तो ये आवश्यकता के अनुसार अपने नियमों को बदलते रहते हैं, आवश्यकता के अनुसार अपने नियम बदलते हैं। इसलिए ये संविधान अलिखित की श्रेणी में आते हैं साहब। ये किसकी श्रेणी में आएंगे साहब? अलिखित की श्रेणी में आएंगे। अच्छा साहब, अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का जो संविधान है, वो भारत का संविधान भी कैसा है बेटा? भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ऐसा संविधान है साहब आपका, भारत का संविधान लिखित संविधान है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इतिहास आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इंग्लैंड में बना अलिखित, लिखित संविधान दुनिया का सबसे पहले यूएसए में हो गया। और ये कुछ अलिखित संविधान के साथ आपके उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे बेटा, वो संविधान आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया का जो सबसे विशाल संविधान है, दुनिया का सबसे विशाल जो संविधान है बेटा, सबसे विशाल जो संविधान है वो है साहब आपका भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का आ गया बेटा? भारत का आ गया साहब। भारत का संविधान सबसे विशाल है। और सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जो संविधान है बेटा, वो मोनाको का है। कहाँ का है साहब? सबसे छोटा संविधान। तो सबसे छोटा संविधान कहाँ का आ गया बेटा? ये देश पड़ता है साहब आपका मोनाको। कहाँ का आ गया साहब? आपका मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। दोनों को ध्यान रखेंगे। सबसे विशाल भारत का हो गया, सबसे छोटा कहाँ का आ गया साहब? आपका मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब चलिए साहब आगे बढ़ेंगे। सही है ना? चलिए साहब अब आगे बढ़ेंगे। जो भी साथी जुड़ता जा रहा है
वो क्लास का स्टेटस जरूर लगाता चले। अब समय को आगे बढ़ाते हुए अब हम पूछते हैं साहब अगले फैक्ट की ओर। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भारत का संविधान बना कैसे है। बिल्कुल बेटा, भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है, बहुत ज़्यादा साहब आपका लचीला है। ठीक है साहब, चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें तो अगले सवाल पर पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत का संविधान बना कैसे है। देखिए बेटा, पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हो गई थी। 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते इंग्लैंड जो था, जिसको हम ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन 4 देशों का एक संघ है। ब्रिटेन क्या है बेटा, 4 देशों का साहब आपका एक संघ है। तो 4 देश कौन कौन से हैं जरा इसको देख लें बेटा। तो ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो सबको पता है, जो बच्चे लगातार क्लास पढ़ते हैं उन सबको पता है कि ब्रिटेन जो है बेटा, एक देश हो गया साहब आपका इंग्लैंड, दूसरा देश हो गया साहब आपका वेल्स है, और तीसरा देश हो गया बेटा स्कॉटलैंड, और चौथा जो देश आ गया बेटा इसका नाम क्या है, उत्तरी आयरलैंड। इसका नाम हो गया साहब उत्तरी आयरलैंड। तो इन 4 देशों का साहब आपका एक संघ है और इस संघ का नाम क्या है साहब आपका ब्रिटेन है। ये जो संघ है इस संघ का नाम क्या आ गया, ब्रिटेन आ गया। ध्यान रखेंगे, इस संघ का नाम ब्रिटेन आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि तारीख आप सबको पता है, तारीख है बेटा 1 सितंबर सन 1939 से 1 सितंबर सन 1939 से 2 सितंबर सन 1945 तक पूरी दुनिया एक युद्ध में व्यस्त थी जिसे कहा जाता है साहब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार। क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते होते ये जो ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि ब्रिटेन को ना चाहते हुए भी कई देशों को आज़ाद करना पड़ा। अब कई देशों को जब आज़ाद करना पड़ा तो ऐसे ही भारत उस समय पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश हुआ करता था। अब जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के बाद जो इंग्लैंड की या ब्रिटेन की जनता थी, उस जनता ने इस युद्ध के लिए और इस युद्ध में हुई हानि के लिए उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था चर्चिल। इस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था साहब, चर्चिल था। चर्चिल को साहब जिम्मेदार ठहराया कि चर्चिल जो थे, इन चर्चिल के कारण से ही इंग्लैंड को या ब्रिटेन को इतनी ज़्यादा हानि हुई और बहुत सारे उपनिवेशों को हमें खोना पड़ गया, तो इसको जिम्मेदार ठहराया। अब जब ये युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ बेटा, इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन में जो लेबर पार्टी थी, इस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने अपने प्रधानमंत्री की सभा के लिए दिए गए भाषणों में एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हमें सरकार आने पर भारत जैसे अन्य देशों को आज़ाद करेंगे और अपने लोगों को वहां से वापस बुलाएंगे। अब जब चुनाव हुए 1945 में और ब्रिटेन में चुनाव होने के बाद एक नई लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और एक नए प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक जो अपनी घोषणा थी उस घोषणा को पूरा किया और अपना वादा निभाया, और वादा निभाते हुए एक मिशन भारत में भेजा। वो जो मिशन भारत में भेजा उसका नाम क्या था बेटा, कैबिनेट मिशन था। तो कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन की देखिए बेटा 24 मार्च सन 1946 इसकी तारीख है। 23 भी कई जगह पर मिल जाता तो मैंने दोनों लिख दी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन को भेजने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इनका नाम था क्लीमेंट एटली। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और बेटा ये लेबर पार्टी से संबंधित है, ध्यान रखना, इनकी जो राजनीतिक दल था वो राजनीतिक दल लेबर पार्टी थी। और लेबर पार्टी की एक विशेषता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी क्या है बेटा, राजनीतिक पार्टी है। और इसी लेबर पार्टी से एक फैक्ट जरूर ध्यान रखेंगे, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये बेटा पहले भारतीय हैं जो इस ब्रिटेन की संसद यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। पहले भारतीय जो ब्रिटेन की संसद यानी कि पार्लियामेंट के क्या बने बेटा,
सदस्य बने थे। और ये जो सदस्य बने थे ये भी बेटा इस लेबर पार्टी की ओर से बने थे। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली ने एक मिशन भारत में भेजा जिसको नाम कैबिनेट मिशन दिया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे का नाम स्टेफर्ड क्रिप्स था, तीसरे का नाम साहब आपका एबी अलेक्जेंडर था, और चौथे का नाम क्या था साहब आपका, तीसरे का नाम एबी अलेक्जेंडर था। 3 सदस्य इसके अंदर आए थे बेटा, तो तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। अब सवाल पूछ ले कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे बेटा पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके क्या थे बेटा, सदस्य हुआ करते थे। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने पर हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं साहब। देखिए साहब, कैबिनेट मिशन भारत में आया और इस कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर के क्या क्या घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर के कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों के लिए क्या बनेगी बेटा, एक संविधान सभा बनेगी। तो ध्यान रखना कि किस मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन हुआ बेटा, इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन करने के लिए संविधान सभा के चुनाव की व्यवस्था की गई थी। किसकी व्यवस्था की गई, संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के चुनाव की व्यवस्था की गई। असल में यहाँ पर एक और छोटा सा फैक्ट और जान लेते हैं बेटा। वो छोटा सा फैक्ट ये है कि इस कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी। इस कैबिनेट मिशन ने सिफारिश ये की साहब कि भारत में संविधान सभा का क्या होगा साहब, गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन होगा। सवाल आ जाए कि संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो गठन किसकी सिफारिश पर किया गया बेटा, तो संविधान सभा का जो गठन है वो गठन किया गया है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। एक और बात ध्यान रखेंगे कि इसने पाकिस्तान के निर्माण की मांग है, पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग थी, निर्माण की मांग क्या कर दी साहब, अस्वीकार। पाकिस्तान के निर्माण की मांग को इसने साहब अस्वीकार कर दिया था। ध्यान रखेंगे, तो पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। अब संविधान सभा हमारी कैसे बनी इसको भी समझ लेते हैं बेटा। तो संविधान सभा थी क्या, संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जिनके द्वारा संविधान बनाया गया है। तो संविधान निर्माता लोगों के समूह को संविधान सभा कहा गया था। अब इस संविधान सभा का प्रारूप देने वाले पहले व्यक्ति बेटा एम.एन. रॉय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो प्रारूप था वो किसने दिया था बेटा, एम.एन. रॉय ने इसका प्रारूप दिया था। और इसका जो चुनाव करवाया गया था जुलाई 1946 में। इसके अंदर टोटल सदस्य 389 आए। 10 लाख पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया और ब्रिटिश भारत से साहब आपके 296 सदस्य आए थे, निर्धारित किए गए थे। और देशी रियासतों से बेटा 93 सदस्य निर्धारित किए गए। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे। फर्दर ब्रिटिश भारत 2 भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा साहब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था और एक और था साहब आपका बलूचिस्तान। एक और क्षेत्र था जिसका नाम क्या था साहब आपका, बलूचिस्तान। ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो चौथा था साहब आपका बलूचिस्तान। 4 साहब आपके क्षेत्र थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और इस रियासत में या इस संविधान सभा में एक बात विशेष बात ये ध्यान रखना कि जो हैदराबाद रियासत थी ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व या कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा नहीं बना था। असल में हैदराबाद के निजाम ने घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी परिस्थिति में भारत का हिस्सा नहीं बनने वाले, वो अपनी रियासत को एक अलग देश बनाएंगे। इसलिए हैदराबाद ने अपना एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। तो चुनाव जो हुए बेटा वो 292 सदस्यों के करवाए गए और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हुए। 93 सदस्यों को राजा महाराजाओं के द्वारा क्या किया गया बेटा, मनोनीत किया गया था। इन्हें राजा महाराजाओं ने मनोनीत किया था। अभी जो बेटा चुनाव हुए, इन चुनावों का परिणाम क्या निकल कर आया, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी 208 सीटें जीत करके आई। मुस्लिम लीग 73 पर सिमट गई और अन्य पार्टी जो थी बेटा वो 15 सीटों पर साहब आपकी उभर करके आई थी या जीत करके आई थी। अगर एक और बात आप ध्यान रखेंगे, एक और बात हल्की से हमें ध्यान रखनी है कि बेटा ये ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर जो संविधान सभा थी इसमें सीटों का जो निर्धारण था वो धर्म के आधार पर किया गया था।
संविधान सभा के लोगों ने पहले ही निर्धारित कर दिया, जो संविधान हमारा बनना था तो उसमें निर्धारित किया गया कि हर वर्ग हर धर्म का बराबर का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए सीटों का निर्धारण धर्म के आधार पर किया गया। सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें आरक्षित की गई, मुस्लिम के लिए 79 सीटें और 4 सीटें सिख समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी, ताकि सिख समुदाय का भी प्रतिनिधित्व बना रहे और मुस्लिम समुदाय का भी बना रहे और सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व बना रहे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात बेटा आपके एग्जाम के लिए ये रहा, सवाल आएगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो महिला सभा आपकी चुनी गई, महिलाओं की संख्या थी बेटा 15। कितनी महिलाएं थी साहब? 15 महिलाएं थी। ध्यान रखेंगे, इन महिलाओं में एक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल जो थी बेटा, ये बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा का सदस्य बन पाई थी। एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी बेटा वो बेगम अयाज रसूल थी। एक और इनके बारे में बड़ा मजेदार फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, वो मजेदार फैक्ट ये है बेटा कि जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद थी, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद थी, इस विधान परिषद की पहली उप सभापति थी ये। विधान परिषद की क्या थी बेटा? पहली उप सभापति। सभी लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आ जाए कि विधान परिषद की पहली उप सभापति कौन थी, तो बेटा यही थी बेगम अयाज रसूल, जो संविधान सभा की सदस्य बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा ने अपने कार्यक्रम को शुरू कर दिया। आगे की जो कहानी है उस कहानी को हम प्रश्न के माध्यम से समझने वाले हैं। एक एक प्रश्न लेंगे, कहीं पर अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट नहीं करते तो बिना कमेंट के ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस सवाल का जवाब दिया जाए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पहला जो सवाल आता है वो पहला जो टॉपिक है बेटा संविधान का निर्माण एवं समितियां, और इसके अंतर्गत जो पहला सवाल आया है ब्लैंक आ गया और कहा लिखित नियमों का समूह जो किसी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लिखित नियमों का समूह जो किसी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। याचिका, प्रपत्र, संविधान या विधेयक क्या कहलाता है बेटा? तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो जवाब होगा साहब आपका संविधान। तो संविधान क्या है साहब? हमारा संविधान नियम, लिखित नियमों का वह संग्रह है जिसे किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साहब? आपका संविधान कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया बेटा, नंबर लगाते चलो, पहले का सी, दूसरे का सी, ऐसे करके आपको आंसर देना है। बहुत जबरदस्त बेटा, कुछ बच्चों के जवाब आने भी शुरू हो गए। बने रहना, क्लास बहुत लंबी चलेगी और जबरदस्त चलेगी। हर कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार तरीके से मुझे आप लोगों को आज समझाना है, ऐसी तरीके से समझाएंगे कि वो चीजें कभी भी आप भूल ना पाओ। सवाल है भारत का संविधान सरकार की डैश है प्रणाली के साथ साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत में कैसी शासन की इकाई है, ये साहब आपका सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली क्या है साहब? संसदीय प्रणाली। ध्यान रखेंगे, क्या हो गई साहब? संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली हमारे देश में है, सबको पता है। राजतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। और ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है बेटा, समाजवादी का मतलब क्या होगा? समाजवाद का मतलब होगा सबका बराबर का अधिकार, सबका बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार। तो सबका बराबर का अधिकार क्या कहलाता है बेटा? समाजवाद। यानी कि सभी संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार हो तो उसे साहब आपका समाजवाद कहा जाता है। दूसरा आ गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट साहब आपका शब्द है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सभी धर्म समान, सभी धर्म समान। या इसका शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो शाब्दिक अर्थ निकलता है धर्म से दूर, धर्म से दूर। धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या होगा? दूर, यानी कि कोई धर्म से दूर हो, सभी धर्म क्या हो? समान हो, सभी धर्म समान हो। इन व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी धर्म में कोई भी मतभेद ना हो तो वो धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में आएगा। अगला जो शब्द आ गया बेटा वो आ गया साहब आपका लोकतांत्रिक। क्या शब्द आया बेटा? लोकतांत्रिक आ गया। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा? जहां प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाए, प्रतिनिधि
जनता द्वारा चुने जाएं, जनता द्वारा चुने जाएं, द्वारा चुने जाएं। तो जहां पर प्रतिनिधियों को जनता चुनेगी तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। जहां पर प्रतिनिधियों को कौन चुनेगी साहब, जनता चुनेगी। सभी लोग ध्यान रखेंगे बेटा। एकात्मक, एकात्मक नहीं होता बेटा, एकात्मक मतलब जहां पर शासन की सारी शक्ति एक ही संस्था के पास हो, वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। जहां पर दो व्यक्तियों के पास या दो संस्थाओं के पास सत्ता होगी वो एकात्मक नहीं होती बेटा, वो द्विआत्मक होती है। तो भारत में केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां हैं और कुछ राज्य के पास भी है। तो भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में कैसी व्यवस्था है बेटा, संसदीय व्यवस्था है। ध्यान रखेंगे, भारत में कैसी व्यवस्था आ गई साहब, भारत में संसदीय व्यवस्था है। सभी लोग ध्यान रखिए साहब। आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े तो अगले सवाल पर हम पूछते बेटा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल ये कहता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है मनाया जाता है, कौन सी तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए साहब, बाबा साहब की अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कितना ही कहा जाए वो कम होगा, अतिशयोक्ति होगी। उनके बारे में जितना कहा जाए सब जबरदस्त है। अगर आज हमारे संविधान का ये रूप है हमें दिखाई दे रहा है तो उस रूप को एक निश्चित रूप देने का काम जो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। देखिए साहब, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 2016 में क्या हुआ बेटा, 2016 में जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी। अंबेडकर साहब की कौन सी थी साहब, 125वीं जयंती। अब 125वीं जयंती थी बेटा। इस जयंती के अवसर पर, 125वीं जयंती के अवसर पर जरा ध्यान रखेंगे, 125वीं जयंती के अवसर पर 125वीं जयंती के अवसर पर 2016 से 2016 में 14 अप्रैल 2016 को 14 अप्रैल 2016 को 26 नवंबर को, किस तारीख को बेटा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा हुई। संविधान दिवस की घोषणा हुई। संविधान दिवस की क्या हुई साहब, घोषणा की। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, मैं कहने का मतलब जरा आप समझ लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब की 125वीं जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने घोषणा की, भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो संविधान दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं बेटा, 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर का हमारे देश में बहुत ही बड़ा एक रोल है, बहुत ही बड़ी एक भूमिका है। वो भूमिका है क्या बेटा, ये जो 26 नवंबर था, 26 नवंबर की एक बहुत बड़ी भूमिका यह है बेटा कि 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ बेटा, पारित हुआ था। संविधान पारित हुआ, संविधान पारित हुआ है। संविधान जो पारित हुआ वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे। और पारित किसने किया बेटा, संविधान सभा ने। किसने पारित किया था बेटा, संविधान सभा के द्वारा। तो इसको पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ध्यान रखेंगे, किसने पारित किया बेटा, संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। अब ये जो संविधान है बेटा, इस संविधान को ध्यान देंगे, इस संविधान को कहा जाता है मूल संविधान। ये जो संविधान है, इस संविधान को हम क्या कहेंगे बेटा, मूल संविधान। ध्यान रखेंगे, इस संविधान को मूल संविधान कहा जाएगा। अब ये जो मूल संविधान है इसे बेटा मूल संविधान कहेंगे। अब ये जो मूल संविधान आ गया बेटा, इस मूल संविधान में ध्यान रखेंगे सभी लोग, 395 क्या थे साहब, अनुच्छेद थे। 395 इसके अंदर साहब अनुच्छेद थे। ध्यान रखेंगे, इसके अलावा 395 अनुच्छेद हो गए और 395 साहब आपके अनुच्छेद थे। भाग की अगर बात की जाए तो भागों की संख्या कितनी थी साहब, 22 थी। और अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो अनुसूची जो थी बेटा, इनकी संख्या 8 थी। इनकी संख्या क्या थी साहब, 8 थी। तो इसे कहा जाएगा मूल संविधान। एक और बात ध्यान रखेंगे, मूल संविधान पर बेटा 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया। मूल संविधान पर 284 व्यक्तियों ने क्या किया था बेटा, हस्ताक्षर किया था। ध्यान रखेंगे, 284 व्यक्तियों ने साहब हस्ताक्षर किया था मूल संविधान के ऊपर। तो कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया बेटा, 284 व्यक्तियों के द्वारा हमारा जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था।
सभी लोग समझ लें, इसी दिन हमने इसे क्या किया बेटा, स्वीकार किया था। जबकि अगर बात लागू करने की जाए तो इसको जो लागू किया गया है बेटा, इसको जो लागू किया गया, तो ये जो लागू हुआ है साहब, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया साहब आपका लागू, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है साहब आपका, ये प्रभावी हुआ था। ध्यान रखेंगे। एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो 26 नवंबर 1949 था, 15 अनुच्छेद लागू की गई। इस दिन कितनी अनुच्छेद हुई बेटा, 15 अनुच्छेद लागू, 15 अनुच्छेद लागू हुई थी। अगर सवाल आ जाए कि कितनी अनुच्छेद लागू हुई बेटा, 15 अनुच्छेद। मगर 26 जनवरी 1950 को शेष बेटा, शेष 380 अनुच्छेद लागू हुई, 380 अनुच्छेद लागू हुई थी। ठीक है बेटा, बहुत मैंने आपको कहानी बता दी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मूल संविधान किसे कहा जाएगा, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी कहानी नहीं है, ये सारी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल आगे आगे चल करके होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त। पहला जो हस्ताक्षर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्यान रखो, हस्ताक्षर की अगर जिक्र छिड़ा है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पहला जो हस्ताक्षर था वो किया गया था बेटा पीटी नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा साहब इसका हस्ताक्षर किया गया था। चलिए साहब, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर अगले सवाल की ओर पहुंचे बेटा। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है गणतंत्र समारोह के अवसर पर समारोह को समापन करने वाले समारोह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गणतंत्र समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह को समापन वाले को किस रूप में साहब आपका चिन्हित किया जाता है। देखिए साहब, सबको पता है कि जो भारत का गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है बेटा, गणतंत्र दिवस मनाते हैं साहब आपका 26 जनवरी को, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। असल में इस दिन 3 कार्यक्रम साहब आपके आयोजित किए जाते हैं, 3 कार्यक्रम इस दिन आयोजित होते हैं। सभी लोग ध्यान दें, 3 कार्यक्रम जरा कौन कौन से हैं इसको एक बार मैं आपको बता दूं, फिर आप लोग इसको आगे नोट डाउन भी कर लेंगे। बेटा ये जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहला जो समारोह होता है बेटा, पहले को कहा जाता है परेड समारोह। पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा, परेड समारोह। इस परेड समारोह में अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली जाती है, अलग अलग राज्यों से साहब आपकी झांकी निकाली जाएंगी, सेना का भी प्रदर्शन होगा, बहुत सारे काम इसमें साहब आपके कराए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो होता है बेटा, इसे कहा जाता है साहब आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह। दूसरे वाले को बेटा बीटिंग रिट्रीट समारोह के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा वाला जो अवस्था है बेटा, तीसरे वाले को कहते हैं बेटा सम्मान समारोह, तीसरे वाले को सम्मान समारोह के नाम से साहब आपका जाना जाता है। तो 3 समारोह गणतंत्र दिवस के अवसर पर कराए जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस सम्मान समारोह में क्या होगा। ये जो सम्मान समारोह है इसमें भारत रत्न यानी कि नागरिक सम्मान दिए जाएंगे। इसी के अंदर, इसी के समय पर बेटा नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। नागरिक सम्मान के अलावा इस समय पर बेटा सैन्य सम्मान भी दिए जाएंगे। नागरिक सम्मान देंगे, सैन्य सम्मान भी साहब इसके अंदर आपके दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, सैनिक सम्मान और नागरिक सम्मान भी इसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। अभी जो नागरिक सम्मान होते हैं सबको पता है, पहला वाला जो हो गया बेटा, इसको पहले वाले को भारत रत्न कहते हैं, दूसरे वाले को बेटा पद्म विभूषण कहते हैं, और इससे निचले वाला जो क्रम आ गया वो पद्म श्री आ गया, सॉरी पद्म भूषण आ गया बेटा। और इस पद्म भूषण से नीचे वाला क्रम क्या आ गया बेटा, इससे नीचे वाला क्रम आ गया बेटा पद्म श्री। तो ये 3 नागरिक सम्मानों का क्रम है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये नागरिक सम्मानों का क्रम है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा बेटा, इस सवाल का जवाब होगा साहब आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह। इसका साहब आपका आयोजन किया जाता है। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे साहब। देखो ऐसे सवाल जो हैं वो पेपर में आ ही जाते हैं, तो इन सवालों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है साहब। अच्छा, ऐट समारोह भी आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति भवन पे दिया जाता है और इसके अंदर भी बहुत सारे पुरस्कार वितरण होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये कार्यक्रम भी किसी लिए चलाया जाता है साहब आपका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। ये भी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। ध्यान रखेंगे, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी साहब आपका ये वाला है। और इसका जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन का मतलब इसका कौन आयोजन करवाता है, इसका कार्यान्वयन करवाता है बेटा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। मगर इसका आयोजन कहाँ पर होगा,
इसका जो आयोजन होगा वो आयोजन होगा बेटा राष्ट्रपति भवन के अंदर। बहुत ही जबरदस्त साथी बनते चले रहेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इन सवालों को हमें पढ़ते भी चलेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। कौन सा शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। पहला शब्द आ गया प्रभुत्व संपन्न, दूसरा आ गया न्याय, तीसरा आ गया बंधुता, चौथा क्या आ गया बेटा संघवाद, चौथा शब्द आ गया संघवाद। तो कौन सा शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा बेटा संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है, केंद्र को बढ़ावा देना, केंद्र को बढ़ावा देना, केंद्र को बढ़ावा देना। तो केंद्र को बढ़ावा देना क्या कहलाता है साहब आपका संघवाद कहलाता है। तो केंद्र को बढ़ावा देने को क्या कहते हैं साहब आपका संघवाद कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, केंद्र को बढ़ावा देना क्या कहलाएगा साहब आपका संघवाद कहलाएगा। तो ये हमारे संविधान में नहीं है। प्रभुत्व संपन्न भी है साहब, न्याय भी है और बंधुता भी है। बंधुता का मतलब क्या होता है भाईचारा, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है। न्याय का मतलब साहब आपका समानता होता है, यानी कि समान चीज हो गई। और प्रभुत्व संपन्न मतलब किसी दूसरे देश का हमारे देश पर प्रभाव ना होना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए, दूसरे का प्रभाव ना होना, दूसरे का प्रभाव ना होना, दूसरे का प्रभाव है ना होना। तो दूसरे का प्रभाव ना होना क्या कहलाता है साहब आपका प्रभुत्व संपन्न। न्याय का मतलब क्या होता है साहब समानता, न्याय का मतलब क्या होता है समानता। बंधुत्व का मतलब क्या होता है बेटा भाईचारा, क्या होता है बेटा भाईचारा। भाईचारा किसे कहा जाता है, बंधुत्व को कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, भाईचारा साहब आपका बंधुत्व को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए साहब आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े तो अगले सवाल पर पहुंचे बेटा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भारतीय संविधान की मांग है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। चलिए साहब सभी लोग लाइक करो, बहुत जबरदस्त बेटा, सभी लोग शेयर भी कर दो एक बार। चलिए साहब भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। कब की गई बेटा, 1895 में स्वराज अधिनियम के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्वराज अधिनियम के माध्यम से, स्वराज अधिनियम के द्वारा, स्वराज अधिनियम के द्वारा साहब इन्होंने भारतीय संविधान की मांग की थी। नाम क्या था इनका, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो बेटा, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन साहब आपका सही है, ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करते रहो, मैं देख भी रहा हूँ, कमेंट पढ़ नहीं रहा हूँ मगर मैं देख भी रहा हूँ। सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए साहब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो अंतिम बैठक बुलाई गई थी साहब आपकी 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की बेटा आखिरी बैठक बुलाई गई। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। तारीख क्या थी साहब, 24 जनवरी 1950। अभी जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक बुलाई गई, इस आखिरी बैठक में कई काम हुए थे। जैसे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आप लोग समझ लीजिए। एक इसके अंदर क्या काम हुआ बेटा, एक काम ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया बेटा, राष्ट्रपति। इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा इसी दिन साहब आपका जो राष्ट्रीय ध्वज था, क्या था साहब, राष्ट्रीय ध्वज। इसी के अंतर्गत साहब आपका राष्ट्रीय ध्वज जो था, राष्ट्रीय ध्वज वह राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय गीत को अपनाया, गीत को साहब अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया साहब, अपनाया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। संविधान सभा की आखिरी बैठक में ये बड़े महत्वपूर्ण काम किए गए थे और साथ के साथ संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा क्या हो गई बेटा, भंग हो गई। संविधान सभा भंग हो गई थी इस आखिरी बैठक में। और आखिरी बैठक कौन सी तारीख को बुलाई गई बेटा, आखिरी बैठक बुलाई गई साहब आपकी, आखिरी बैठक बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950 को। अब सवाल पूछता है कि आपसे कि संविधान सभा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से जल्दी बताइए और बता करके जरा इसको समझ लेते हैं कि ये कहानी क्या है बेटा। पहला, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया था। नहीं भैया, राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है ये गलत हो गया ऑप्शन।
राष्ट्रमंडल का सदस्य मई के महीने में तो जरूर बनाया गया था, मगर 1947 नहीं था बेटा, सन था 1949। अगला, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को बिल्कुल अपनाया था। तारीख अगर इसकी लिख दें बेटा, तो तारीख थी साहब 24 जनवरी सन 1950 को। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, जनवरी 1950 से बिल्कुल ठीक है। अगला, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ये गलत हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर ही होगा 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही इसे भी साहब आपका अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को ही इसे अपनाया गया। अगला है, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, गलत हो गया बेटा। तो अपनाया तो साहब आपका 22 जुलाई का महीना था, मगर सन 1900 क्या था बेटा, 47 था, 1947 में इसे अपनाया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगले सवाल पर पूछो, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य बनी थी? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या होगा बेटा, 15 महिला सदस्य साहब आपकी संविधान सभा में चुनी गई थी। सभी लोग इस बात को भी ध्यान रखिए और हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। ठीक है साहब। चलिए साहब आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचे बेटा। तो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी बेटा, 15 भी हमने देख ही लिया, अभी हमने पूरा उसका चित्र भी बनाया था। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छा, एक बात आपको समझनी है कि जो संविधान हमारा बनना था, संविधान बनने के लिए बहुत सारी समितियों का क्या किया गया बेटा, गठन किया गया, समितियों का गठन किया गया। तो बहुत सारी समितियों का साहब आपका गठन किया गया था, और समितियों में बड़ी जो समिति थी बेटा, वो 13 बड़ी समितियां थी। ध्यान रखेंगे, कितनी बड़ी समिति थी बेटा, 13 बड़ी समितियां थी, 13 बड़ी समितियां थी। तो संविधान सभा का गठन किया गया, इसमें 13 बड़ी क्या थी साहब आपकी, समितियां थी। ध्यान रखेंगे, समितियों का गठन किया गया, 13 बड़ी समिति थी। उसमें से एक समिति थी जिसका नाम था साहब आपका सदन समिति। इस सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा, वो के.एम. मुंशी नहीं थे बेटा, ये थे साहब आपके पट्टाभी सीतारमैया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेटा पट्टाभी सीतारमैया। ध्यान रखेंगे, पट्टाभी सीतारमैया इसके क्या थे साहब आपके अध्यक्ष थे। अच्छा, ये जो ए.बी. ठक्कर हैं, ए.बी. ठक्कर का नाम आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम है साहब आपका भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल नाम का एक संगठन है, और इस संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो थे ए.बी. ठक्कर थे, और 1922 में साहब इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी के.एम. मुंशी, इन सबका समय समय पर साहब आपका जिक्र होता रहेगा। चलिए साहब आगे बढ़े। तो सदन समिति के हाउस समिति पट्टाभी सीतारमैया। चलिए साहब, चक्रवात आने वाला है, हवाएं चलनी शुरू हो गई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल चक्रवात 100% आएगा, चक्रवात पक्का आना है 100%। मैं ये बता रहा था कि बेटा ये जो मौलिक अधिकार है, इसकी 2 समितियां बनाई थी, एक मुख्य समिति थी और एक इसकी बनाई गई थी बेटा उप समिति। एक मुख्य समिति बनाई गई और एक समिति बनाई गई थी बेटा उप समिति। ये जो मुख्य समिति थी, इस मुख्य समिति के अध्यक्ष थे बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? इसके अध्यक्ष सबको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जबकि ये जो बेटा उप समिति थी, इस उप समिति के जो अध्यक्ष बने थे, इनका नाम था साहब जे.पी. कृपलानी। क्या नाम था साहब? जे.पी. कृपलानी। ध्यान रखेंगे, जे.पी. कृपलानी जो थे बेटा उप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साहब आपका ये सवाल है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को हाथ के हाथ और बताना चाहता हूँ, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साहब ये जो अल्पसंख्यक मामलों की समिति हो गई, क्या होगी बेटा? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक मामलों की अगर समिति देखी जाए तो इसको भी साहब मैं आपको 2 भागों में बांट देता हूँ। यहाँ पर भी हम 2 भागों में साहब इसको बांट देंगे। एक होगी साहब आपकी मुख्य समिति और दूसरी होगी साहब आपकी उप समिति। एक होगी मुख्य समिति, दूसरी आ गई उप समिति। अगर है इसमें भी मुख्य समिति की बात की जाए जो अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी हुई थी, तो इसके भी कौन थे साहब? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल
इसके भी साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। मगर जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष बेटा एच.सी. मुखर्जी, क्या नाम था साहब, एच.सी. मुखर्जी जो थे बेटा वो इसके अध्यक्ष से, सभी लोग ध्यान रखेंगे। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के प्रमुख थे, सभी लोग ध्यान रखिए। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस सवाल में सिखा दिया है, इसी से आप कई सारे सवाल आप अपने पेपर में कर करके आएंगे और ठीक बैठ जाएंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल था ये। अगले सवाल पर पहुंचते बेटा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है जी.बी. मावलंकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जी.बी. मावलंकर। चले साहब अगले सवाल पर पूछिए। 11वें नंबर का सवाल क्या कहता है, 11वें नंबर का सवाल कहता है कि जी.बी. मावलंकर किस समिति के अध्यक्ष थे। चले साहब आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा। एच.सी. मुखर्जी, सभी लोग ध्यान दो, ये जो जी.बी. मावलंकर थे ये संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे बेटा कार्यों पर समिति, कार्यों पर एक समिति बनाई गई थी, उसके साहब अध्यक्ष थे। असल में जी.बी. मावलंकर को यहाँ पर डालने का एक रीजन है बेटा, एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। देखिए साहब जो हमारी संविधान सभा थी ये एक समय पर दो काम किया करती थी। काम पहला ये था कि संविधान का निर्माण करना और दूसरा काम था कानून का निर्माण करना। एक तो साहब हमारे संविधान के लिए अनुच्छेदें बन रही थी और दूसरा हमारे देश के लिए कानून भी बनते थे। जब संविधान सभा के रूप में इसका संचालन होता था तो इसकी अध्यक्षता करते थे साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मगर जब कानून बनाने के संदर्भ में इसकी बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.बी. मावलंकर। लोकसभा का पहला अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। बहुत बार सवाल आ चुका है कि जी.बी. मावलंकर कौन थे बेटा, ये जी.बी. मावलंकर थे साहब लोकसभा के पहले अध्यक्ष। जी.बी. मावलंकर ये थे साहब आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। ठीक है साहब, जब संविधान सभा का बैठक होती थी ना, जब भी कानून बनाने की बात होती थी, कानून के ऊपर चर्चा होती थी या कानून बनना था, तब ये अध्यक्षता किया करते थे। सवाल आ जाए कि संविधान सभा जब कानून का निर्माण करती थी तब कौन अध्यक्षता करता था, तो करते थे साहब आपके जी.बी. मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। अगर साहब और देख लिया जाए तो अल्पसंख्यक मैंने आपको बता ही दिया, इसके साहब वल्लभ भाई पटेल हो गए। व्यापार समिति के जो आदेश था, समिति थी साहब, इसके थे साहब आपके के.एम.ए. मुंशी। अच्छा एक और बड़ा मजेदार सवाल आया, एक और बड़ा जबरदस्त सवाल आया है ध्वज पर अनौपचारिक, एक शब्द होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो समिति थी, इस अनौपचारिक समिति के जो अध्यक्ष थे वो इसके अध्यक्ष थे बेटा, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनौपचारिक समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना। ऐसे ही अब अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि ये पढ़ते थे हम बेटा अस्थायी ध्वज समिति के अध्यक्ष। तो अस्थायी ध्वज समिति के जो अध्यक्ष पढ़ते थे, ध्वज को हम झंडा भी कह सकते हैं, तो अस्थायी ध्वज या झंडा समिति जो थी बेटा, इसके जो हम अध्यक्ष पढ़ते थे तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर अगर अनौपचारिक शब्द आ जाए तो भी इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। मगर यहाँ पर एक और बात समझिए, अगर वो पूछ ले औपचारिक, वो पूछ ले साहब आपका औपचारिक समिति पूछ ले बेटा, तो औपचारिक अगर वो पूछ ले औपचारिक समिति, औपचारिक ध्वज समिति, औपचारिक ध्वज समिति अगर वो पूछ ले आपसे, तो इसका आंसर आप लोगों को जो लगाना है वो क्या लगाएंगे बेटा, जे.पी. कृपलानी। क्या लगाएंगे साहब, जे.पी. कृपलानी हम इसका आंसर लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर औपचारिक और साहब आपका दूसरा स्थायी, औपचारिक और स्थायी एक ही चीज हो गई, और औपचारिक और स्थायी क्या हो गया साहब आपका, एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। ध्यान रखेंगे, इसे हम स्थायी भी कह सकते हैं, इसे स्थायी समिति भी कह सकते हैं। तो स्थायी और औपचारिक के अध्यक्ष हो गए जे.पी. कृपलानी, और अनौपचारिक और अस्थायी के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो गए साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है और साहब आपका समझ भी लिया है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ये सवाल क्यों डाला गया है, सवाल डालने के पीछे रीजन क्या है, ये रीजन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हल्का सा मैं आपको बता दूं, देखिए साहब प्रारूप समिति के बारे में हल्की सी जानकारी मैं पहले आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए साहब, जो हमारे संविधान का खाका जिसको कह सकते हैं, खाका को हम कहेंगे बेटा रफ रूप है, इसे रफ रूप कहेंगे। ये जो रफ रूप था, इस रफ रूप को बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। इसे बी.एन. राव ने क्या किया था बेटा, तैयार किया था। जो रफ रूप था इसे बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया।
ध्यान रखेंगे 60 देशों के संविधान का क्या किया बेटा, अध्ययन। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो 60 देशों के संविधान का क्या किया बेटा, अध्ययन किया था। संविधान के अध्ययन के बाद, तो 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद क्या किया गया बेटा, इसका 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 निर्माण किया गया था, इसका रफ खाका बनाया गया। अब इस रफ खाके को एक निश्चित रूप देना अनिवार्य था, यानी कि एक निश्चित रूप देना क्या था साहब, अनिवार्य था। निश्चित रूप को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं साहब, आपका प्रारूप है। इसको निश्चित प्रारूप देने के लिए या प्रारूप देने के लिए एक 7 सदस्य समिति का गठन किया गया। ये जो 7 सदस्य समिति थी, इस 7 सदस्य समिति को प्रारूप देने का कार्य किया गया था, इसलिए इसे नाम दिया गया बेटा प्रारूप समिति। अभी जो प्रारूप समिति थी 29 अगस्त सन 1947 को इसका गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को बेटा इसका गठन हुआ और इसने लगभग 166 बैठक की थी और 166 बैठक करने के बाद 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट जो थी बेटा, वो रिपोर्ट संविधान सभा के सम्मुख रखी। रिपोर्ट किसे दी बेटा, संविधान सभा को। रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी थी। संविधान सभा को इसने क्या किया साहब, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ध्यान रखेंगे, अपनी रिपोर्ट किसे सौंप दी साहब, संविधान सभा को। और 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को साहब अपनी सौंप दी थी। आगे 2 बातें और ध्यान रखनी है। इसमें 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से एक सदस्य का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे और सबको पता है, इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बेटा, वो इस समिति के क्या बने थे साहब, अध्यक्ष बने थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं 7 सदस्यों के नाम नहीं बता रहा हूँ, केवल 2 सदस्यों के नाम और जरूर बताऊंगा, आप लोग उनको देख लेते हैं साहब। देखिए साहब, एक सदस्य का नाम था एन माधवराव। एक सदस्य का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम था एन माधवराव। और दूसरे जो सदस्य थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है टीटी कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी। अब आप लोग कहोगे कि ये बात क्यों लेकर के आए हो, साथ में से हमने 3 का ही नाम क्यों पढ़ रहे हैं, भीमराव अंबेडकर, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी का। तो अम्बेडकर साहब का तो नाम पढ़ने के पीछे रीजन ये है बेटा, क्योंकि ये इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बाकी 2 का नाम पढ़ने के पीछे रीजन ये है बेटा कि ये जो बीएल मित्र थे, क्या नाम था बेटा इनका, एक और सदस्य थे जिसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका नाम था बीएल मित्र। अब ये जो बीएल मित्र थे बेटा, बीएल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दिया। बीएल मित्र ने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने का कारण इन्होंने बताया कि साहब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, तो बीमारी के कारण से ये त्याग पत्र देते हैं। और जब ये त्याग पत्र देते हैं तो इनके स्थान पर जो नया सदस्य बनाया जाता है, वो नया सदस्य बनाते हैं बेटा एन माधवराव को। अब ये जो टीटी कृष्णमचारी थे, टीटी कृष्णमचारी को जो जगह दी गई थी वो डीपी खेतान की दी गई। असल में डीपी खेतान की क्या होगी बेटा, मृत्यु। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, जब ये मर गए तो इनका जो स्थान लिया था वो टीटी कृष्णमचारी ने लिया था। अब प्रारूप समिति ने अपना रूप बनाया, एक निश्चित रूप हमारे संविधान को दिया और निश्चित रूप देकर के इसे संविधान सभा के सामने पेश किया। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसीलिए संविधान दिवस को, संविधान को 26 नवंबर को पारित किया गया। इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 2016 से इसकी क्या हुई साहब, शुरुआत हुई है। अगले सवाल पर पूछो। अगला और भी जबरदस्त सवाल है कि सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसने उपदेश से प्रस्ताव दिया था जिसको बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया, जिसको बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में साहब आपका स्वीकार किया गया था। तो ध्यान देंगे, संविधान सभा की बेटा जो तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी जो बैठक थी बेटा, इस तीसरी बैठक का, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, इसका आयोजन किया गया साहब आपका 13 दिसंबर सन 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दिया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बेटा पीटी नेहरू ने क्या किया, पीटी नेहरू ने इस संविधान सभा में पीटी नेहरू ने उपदेश से प्रस्ताव रखा, उपदेश से प्रस्ताव पेश किया। इसमें साहब उपदेश से प्रस्ताव इसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपदेश से प्रस्ताव साहब पेश किया था। ध्यान रखेंगे, उपदेश से प्रस्ताव क्या किया साहब, पेश किया था। किसने साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना मान लिया गया। इसको क्या मान लिया गया साहब? आपका प्रस्तावना। ध्यान रखेंगे, सवाल आ जाए कि कौन सी तारीख को प्रस्तावना अपनाई गई, तो 22 जनवरी 1947 को साहब हमारे संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। ये जो थी साहब हमारी प्रस्तावना अपना ली गई थी। सभी लोग इस बात को भी ध्यान रखें और थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझता हूँ अगर क्लास बढ़िया लग रही हो तो सभी के सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर दो और साथ के साथ इसे कमेंट करते चलो। सवाल बहुत जबरदस्त है, ऐसे सवालों का पिटारा मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ कि सवाल जरूर पक्का कभी ना कभी साहब आपके पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। कहाँ पर हो गुरुजी? बेटा क्लास चल रही है, ये पूछ रहे हो कहाँ पर हो गुरुजी? अबे क्लास पढ़ा रहा हूँ बेटा, लाइव चल रही है कहानी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? जल्दी से आ जाओ। आसिफ है, आसिफ चौधरी का ऐसा कमेंट था, इधर चल रहा है लाइव। चलिए साहब अगले सवाल पर आओ। भारतीय संविधान द्वारा लिखित है, तो भारत का संविधान हस्तलिखित है तो सबको पता है, हाथ से लिखा गया संविधान है बेटा, तो इसलिए इसे हस्तलिखित कहा जाता है। अच्छा, लिखने के दो तरीके, आप टाइपिंग कर सकते हो, टाइपिंग अगर आपको नहीं करनी तो उसे हाथ से लिख दोगे साहब, तो हाथ से जो भी चीज लिखी जाएगी वो हस्तलिखित कहलाएगी। तो भारत का जो संविधान है हस्तलिखित है और इसे हाथ से लिखने वाले व्यक्ति जो हैं इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा संविधान लिखने का, मगर शर्त यह है कि संविधान के प्रत्येक पेपर पर मेरा नाम दर्ज किया जाए। तो ये प्रेम बिहारी नारायण राय यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम संविधान के प्रत्येक पेपर पर है। इनका नाम किस पर है बेटा? नाम है प्रत्येक पेपर पर, नाम है संविधान के प्रत्येक पेपर पर, संविधान के प्रत्येक पेपर पर, प्रत्येक पेपर पर है, पेपर पर इनका नाम जो है बेटा संविधान के प्रत्येक पेपर पे लिखा हुआ है। इन्होंने पहली शर्त रख दी थी कि काम मैं जरूर करूंगा, मगर शर्त यह है कि मैं 1 रुपए की फीस नहीं लूंगा, मगर मेरा नाम जो है संविधान के हर पेपर पे आपको लिखना है। एक और बात हाथ का जरूर ध्यान रखना कि जो इस पर सजावट कार्य है बेटा, वो सजावट कार्य 2 कलाकारों के द्वारा किया गया, 2 चित्रकारों के द्वारा किया गया था। एक का नाम था राम मनोहर सिन्हा, एक का नाम क्या था बेटा? राम मनोहर सिन्हा था, और दूसरे जो थे बेटा इनका नाम था नंदलाल घोष, दूसरे थे साहब नंदलाल घोष। तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल घोष के द्वारा साहब हमारे इस संविधान पर सजावट का कार्य किया गया था। और ये दोनों के दोनों जो थे बेटा, दोनों के दोनों शांति निकेतन के कलाकार थे, शांति निकेतन से संबंधित थे। शांति निकेतन सबको पता है, शांति निकेतन के से संबंधित थे, दोनों उसके कलाकार थे, वहीं से इन्होंने सीखा था और वहीं पर अध्यापक का कार्य भी ये क्या करते थे। तो ये बात आप सबको पता है, शांति निकेतन के क्या थे साहब? आपके कलाकार थे। चलिए साहब, तारीफें दिन बनाती है पर बेइज्जती जिंदगी बनाती है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त कहा है, बहुत ही जबरदस्त कहा है साहब। किसी ने क्या कहा? इन्होंने ही कहा है कि तारीफें दिन बनाती है और बेइज्जती जिंदगी बनाती है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त साहब विशेष कुमार ने कहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका विशेष कुमार जी, हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, आजकल शादी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी शादी होने वाली है, तो बहुत जल्द शादी की शॉपिंग में लगे हुए हैं ताकि नई गृहस्थी की शुरुआत कर सकें। अब इनका तो सपना पूरा हो चुका है नौकरी लेने का, अब ये चाहते हैं कि इनके भी बच्चे नौकरी लें, तो अपने बच्चों को जल्दी केसीजी पर भेजेंगे। चले साहब आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त आया है, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त आया है। सवाल क्या कहता है, जरा इसको भी सुन ले और समझ ले। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें? चलिए साहब, आर्मी 1600 मीटर की रेस भी है, बहुत ही जबरदस्त। आज की रेस भी बहुत लंबी है, लगातार चलना है साहब। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई साहब? संविधान सभा की कुल बैठक अगर देखी जाए बेटा, तो संविधान सभा की जो कुल बैठक थी, कुल बैठकों की संख्या कितनी थी साहब? 11 बैठक थी। और पहली बैठक जो बुलाई गई वो 9 दिसंबर 1946 को। सबको पता है, अबे सबको पता है, पहली बैठक बेटा 9 दिसंबर 1946। ठीक है साहब। दूसरी वाली की अगर बात करें तो दूसरी वाली एक दिन की छुट्टी हो गई, 11 दिसंबर 1946। तीसरी वाली की अगर बात करें तो तीसरी वाली सबको पता है 13 दिसंबर 1946। और अंतिम की अगर बात करें, लास्ट की अगर बात करें, तो लास्ट वाली बैठक जो थी वो बुलाई गई थी साहब कब है? 24 जनवरी 1950 को।
कब बुलाई गई साहब? 24 जनवरी 1950 को आखिरी वाली बैठक बुलाई गई या अंतिम वाली बैठक साहब आपकी बुलाई गई थी। इन तारीखों का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा बेटा, इसमें आपको एक विशेष बात जरूर ध्यान रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, एक मिनट रहे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये बने थे बेटा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या बने बेटा? अस्थायी अध्यक्ष है। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में बने थे वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जबकि ये जो दूसरी बैठक है, ये दूसरी बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दूसरी बैठक में क्या कहानी हुई? ये जो संविधान सभा की साहब दूसरी बैठक थी, इसे दूसरी बैठक में 2-3 काम बड़े महत्वपूर्ण हुए। पहला काम तो ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने साहब आपके स्थायी अध्यक्ष। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया साहब आपका स्थायी अध्यक्ष बने थे। अगर सवाल आ जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बेटा, दूसरे का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, इनका नाम था BN राव। ये BN राव जो बने थे, ये क्या बने बेटा? संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में इन्हें क्या बनाया गया बेटा? संवैधानिक सलाहकार इन्हें बनाया गया था। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन बने बेटा? BN राव। इसके अलावा BT कृष्णमचारी, नाम ध्यान रखेंगे, BT कृष्णमचारी। ठीक है साहब, BT कृष्णमचारी। और दूसरे का नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HK मुखर्जी हम कह सकते हैं। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे, इन दोनों को बनाया गया था बेटा उपाध्यक्ष। ये दोनों क्या बने साहब आपके? उपाध्यक्ष बने थे। बाकी बैठक में क्या क्या काम हुआ ये हमने साहब आपका पढ़ लिया है पहले ही, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो इन बैठकों को जरूर ध्यान रखना। तो पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर हो जाएगा A। अगले पहुंचो, अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु साहब कितनी है? जल्दी से कमेंट करना है। तो सबको पता ही है कि न्यूनतम आयु कितनी साहब? 25 साल है। कितनी? सॉरी 25 कह रहा हूँ बेटा, 35 साल है। न्यूनतम आयु कितनी साहब? 35 साल। तो 35 साल किस किस के लिए चाहिए साहब? एक चाहिए साहब आपके राज्यपाल के लिए, दूसरी चाहिए साहब आपके राष्ट्रपति के लिए, और तीसरी चाहिए साहब आपकी उपराष्ट्रपति के लिए। तीसरी जो न्यूनतम आयु है बेटा वो उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए। सभी लोग ध्यान रखेंगे। 21 साल अगर चाहिए तो 21 साल चाहिए साहब आपके नगर निगम, नगर निगम कोमा नगर पंचायत, नगर पंचायत पालिका लिख देते हैं पहले बेटा, नगर पालिका क्रम से ही चलते हैं, नगर पालिका। फिर क्या आगे बेटा? नगर पंचायत, नगर पंचायत। और प्लस में लिख देता हूँ ग्राम की संस्था, ग्राम की संस्था। एक ग्राम की जो संस्था आ गई, ग्राम की संस्था 3 प्रकार की हो गई। एक होगी जिला पंचायत, दूसरी होगी ब्लॉक पंचायत, और तीसरी क्या आ गई? ग्राम पंचायत। इनका सदस्य बनने के लिए चाहिए 25 साल। किसके लिए चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। ध्यान रखेंगे बेटा। और जबकि 30 साल किसके लिए चाहिए साहब? 30 साल, सॉरी यहाँ पर 30 साल जो चाहिए यहाँ पर राज्यसभा के लिए नहीं बेटा, ये लोकसभा और विधानसभा आएगा। विधानसभा के सदस्य, यहाँ के राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 30 साल चाहिए। वो 30 साल न्यूनतम आयु है। सभी लोग इनको ध्यान रखेंगे। मैंने बताया ना, पूरी पॉलिटी का निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ये पढ़ लेना। अगर एक भी सवाल आपका बाहर आ जाए तो मुझसे आकर के मिल लेना बेटा। अगर पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल आएगा तो सवाल एक भी बाहर नहीं जाने वाला, सारे यहीं से ही आने वाले हैं। ध्यान रखना है बेटा। अगला है कि संविधान सभा के कुल सदस्य जो साहब आपके 389 थे, इसमें से रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? अभी पहले ही हम चित्र पढ़ चुके हैं। चित्र हमने पहले बना लिया था, इसीलिए मैंने साहब आपका वो चित्र बनवाया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि साहब क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। मगर एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो 389 सदस्य थे, ये 389 जो सदस्य थे ये पाकिस्तान के निर्माण के बाद, पाकिस्तान के निर्माण के बाद यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बाद यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ये जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में से
कुछ सदस्य बेटा पाकिस्तान चले गए और भारत की जो संविधान सभा थी, इस भारत की संविधान सभा में टोटल केवल और केवल 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य बचे बेटा? 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में बचे। जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो कुछ सदस्य जो थे बेटा वो चले गए कहां पर साहब? वो चले गए साहब आपके पाकिस्तान में। 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। 90 अगर इसमें साहब आपका जोड़ दो तो 90 सदस्य जो थे बेटा वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे साहब। और भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे बेटा? ये बचे थे 299। ये सवाल आएगा और सवाल आ भी चुका है कि पाकिस्तान निर्माण के बाद भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा वो थी 299। या मैं कहूँ साहब कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद, पाक के निर्माण के बाद सदस्य जो बचे बेटा वो 299 सदस्य साहब आपके बचे थे जब पाकिस्तान बन गया था। ठीक है साहब। और अगर सवाल आ जाए कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे तो कितनों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो आप बता सकते हैं कि 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अच्छा, हस्ताक्षर वाली बात आई गई तो हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर किए गए। तो संविधान सभा पर साहब संडे को कोई मैराथन है क्या? कैसी जवाब है? चल रही है बेटा सर जी। संडे को नहीं है बेटा, सैटरडे को ही है। आज ही है मैराथन, आज ही है। आज ही इस मैराथन को कल देखेंगे। चक्रवात बस पैदा होने वाला है, बहुत ही जल्द चक्रवात पैदा होने वाला है। बस आप लोग ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को साहब इस पर हस्ताक्षर किए गए। 284 लोगों ने साहब हस्ताक्षर किए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए बेटा? 15 जो सदस्य थे, इन 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनको बाद में हस्ताक्षर कराए गए थे, बाद में साहब इनसे हस्ताक्षर कराए गए। 15 सदस्यों ने साहब हस्ताक्षर नहीं किए थे। चलिए साहब आगे बढ़े, अगले सवाल पर पहुंचे बेटा, अगले सवाल पर पहुंचे। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। जो भी साथी देख रहा है उसका स्वागत है। बस एक बार अपने स्टेटस पे लगा दें ताकि ये सवाल मुझे साहब आपका समझ में आ सके। अगला सवाल है 1946 में निम्नलिखित में, सवाल दिखाओ। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी। अंतरिम के लिए एक शब्द में लिख दूं बेटा, तो अंतरिम का मतलब क्या होता है साहब आपका? अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है साहब। चलिए साहब अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को साहब आपका बनाया गया था। आगे बढ़े तो अगले सवाल पर हम पहुंचे बेटा। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल पर हम पहुंचे तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? देखिए बेटा, वैसे प्रस्तावना का बेटा जल्द होगी, हर टीचर की क्लास होगी और जल्द होगी। टेंशन ना ले आप, टेंशन ना ले बेटा, जल्दी क्लास होगी, अब होगी, आप टेंशन ना ले। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो बेटा ये कहा गया था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा जो है, मुंशी के द्वारा साहब आपका, मुंशी के द्वारा इसे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया था। राजनीतिक कुंडली किसने कहा था बेटा? वो कहा था, ये कहा था राजनीतिक कुंडली कहा था साहब, जन्म पत्री। अरे इसे जन्म पत्री कहा था बेटा, ध्यान दो, सवाल को ध्यान से पढ़ो फिर जवाब दो। जन्म पत्री कहा था बेटा, ये कहा था के.एम. मुंशी ने, जबकि ठाकुर प्रसाद भार्गव ने इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा जो बताया है प्रस्तावना को, ध्यान रखेंगे किसको साहब? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। वैसे मैं आपको प्रस्तावना भी पढ़ाने वाला हूं, मगर मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसके सवाल पहले जरूर रखे गए हैं, मगर पूरे टॉपिक को भी क्लियर करूंगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। पूरा टॉपिक क्लियर करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो संविधान की आत्मा ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है, जबकि पीटी नेहरू ने क्या कहा था बेटा? पीटी नेहरू ने कहा था संविधान की पूंजी। पीटी नेहरू ने क्या कहा बेटा? प्रस्तावना को कहा संविधान की पूंजी। ठीक है साहब।
कुंजी। गजेंद्र कुमार गडकर का नाम हो रहा है सामने बेटा, गजेंद्र कुमार गडकर। गजेंद्र कुमार जो गडकर थे, इन गजेंद्र कुमार गडकर के द्वारा इसे कहा गया था संविधान की कुंजी। क्या कहा गया बेटा? संविधान की कुंजी। तो संविधान की कुंजी किसने कहा, ये भी आपको समझ में आ गया। और संविधान की पूंजी किसने कहा, ये अंतर भी आप लोग समझ गए होंगे। इस अंतर को भी आप लोगों ने स्पष्ट कर लिया होगा। तो इन सवालों को ध्यान रखिए, ऐसे बेसिक सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, बेसिक सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। बेटा स्पीड बढ़ाने, टेक्निकल फैक्ट्स कह रहे हैं, स्पीड तो बढ़ाओ, और इससे ज्यादा क्या स्पीड होगी बेटा, सबको समझना। आप, मुझे पता है कि आप होशियार हैं, आप लोगों, आपको बेटा अच्छे सवाल आते होंगे, आप आंसर लगा सकते हो, मगर हमारी इस क्लास को वो सारा ऐसा बच्चा भी देख रहा होगा बेटा जिस बच्चे ने अभी तक इन चीजों को नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए भी थोड़ा सबको बराबर लेकर के, हाँ बिल्कुल बेटा, निपापाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो था, वो भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जबरदस्त सवाल है कि संविधान सभा में भारत का पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? एक ही चुनाव हुआ था बेटा 1 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ साहब? संविधान सभा का चुनाव हुआ। ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1946 को चुनाव हुआ। और अगर गठन पूछ ले बेटा, तो गठन आपको ध्यान रखना है, गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। गठन हुआ बेटा 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और अगर मैं समापन भी बता दूं आपसे, तो इसका जो समापन हुआ था बेटा 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका समापन हुआ। और गठन जो हुआ बेटा 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है साहब, आगे बढ़े, अगले सवाल पर पहुंचे, तो इस पर टिक तो लगा दे बेटा, जुलाई 1946 में इसका चुनाव करवाया गया था। अगले सवाल पर पहुंचते, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अगर बेटा थोड़ा सा भी क्लास में आपको आनंद आ रहा है, क्लास में आपको अगर आनंद आ रहा है, तो इस आनंद का थोड़ा सा परिचय दो। और आनंद का परिचय देते हुए, आनंद ही देना बेटा, कभी गुटखा दे दो। आनंद का परिचय देते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और एक बार जरा शेयर कर दो। ठीक है साहब, अगस्त में इसका रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया बेटा, अगस्त में इसका रिजल्ट आया है। अगले सवाल पर पहुंचे बेटा, भारतीय संविधान है ये, संविधान या संविधान समझ गए होंगे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था बी.एन. राव को। इसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया बेटा, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, सबको पता ही है बेटा। चलिए साहब, अच्छा साहब, आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? 1967 में भारतीय संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल किया गया है? कौन सी भाषा को साहब आपका शामिल किया गया है? ये साहब आपका सवाल है। ये सवाल है कि जो संविधान की जो भाषा थी, जो 22 भाषाएं बेटा, इन 22 भाषाओं में से किस भाषा को साहब आपका शामिल किया गया था? जल्दी से कमेंट करिए साहब, कमेंट करके इसका जवाब दो, जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही हल्का है। देखो मामूली सवाल ही पेपर में आ जाते हैं, मामूली उनको बनाया गया है, आप लोगों की मेहनत ने उसको साहब मामूली बना दिया है। आप बच्चे लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करके उन चीज़ों को सीखते हैं। और जो बच्चा चीज़ों को सीखता है वो एक ना एक दिन काम जरूर आता है। जैसे पिताजी भी हमारे कहते हैं कि कभी भी कोई सीखी हुई चीज़ खराब नहीं जाती है, कभी भी सीखी हुई चीज़ खराब नहीं जाती है। उस चीज़ का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेटा उसका फायदा हमें मिल ही जाता है। देखिए साहब, अब 1967 में संविधान ने राजभाषाओं की सूची में, बहुत जबरदस्त, सिंधी भाषा, सबका आंसर ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक फर्ज बनता है। वो फर्ज क्या बनता है कि हम जिसको देख लें बेटा, अगर मूल संविधान की बात की जाए, तो मूल संविधान की अगर हम बात करें बेटा, तो मूल संविधान में अनुसूची नंबर जो 8 बनाई गई थी, इस अनुसूची नंबर जो हमारी 8 थी बेटा, इस अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख था। अनुसूची नंबर 8 में क्या था बेटा? अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख, ध्यान रखेंगे किसका उल्लेख था बेटा? भाषाओं का साहब आपका उल्लेख था। और इस मूल संविधान की अगर बात की जाए, तो मूल संविधान में भाषाओं की अगर संख्या देखी जाए, तो सबको पता है कि इनकी संख्या क्या थी बेटा? इनकी संख्या हुआ करती थी साहब 14, इनकी संख्या 14 थी। मगर अगर वर्तमान में मैं देख लूँ बेटा, तो वर्तमान में अगर इनकी संख्या देखी जाए, तो वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो बेटा 22 है। वर्तमान में संख्या 22 है।
और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी साहब? मूल संविधान में इनकी संख्या 14 हुआ करती थी। तो पहले क्या हुआ बेटा? पहले हुआ साहब आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ 1967 में। और संविधान में जो पहली भाषा जोड़ी गई उस पहली भाषा का नाम था सिंधी भाषा। ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला सवाल है बेटा कि संविधान में शामिल की गई पहली भाषा कौन सी है? ये सिंधी भाषा है। और इसका अगर संख्या देख ली जाए, क्रमांक अगर देख लिया जाए बेटा, इसका जो क्रमांक है, इसका क्रमांक हो गया बेटा 15वां, क्रमांक हो गया साहब आपका 15वां। और ये जो साहब आपकी जोड़ने का देख लें बेटा, जोड़ना जो है वो साहब होगा पहला, जोड़ी गई साहब आपकी पहली भाषा है, क्रमांक इसका 15वां है। तो 15वें नंबर पे 15वें नंबर की भाषा थी, मगर जोड़ने के क्रम में क्या था साहब? इसका स्थान पहला है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो संविधान में संशोधन हुआ वो हुआ बेटा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ। और इसमें 3 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई थी, 3 भाषाएं साहब आपकी शामिल की गई थी। एक भाषा थी साहब आपकी नेपाली, दूसरी का नाम था साहब आपका कोंकणी, दूसरी का नाम था कोंकणी, और तीसरी का नाम था मैथिली। क्या नाम था साहब आपका? सॉरी, तीसरी का नाम मणिपुरी था, मैथिली नहीं था बेटा। तीसरी का नाम क्या था? मणिपुरी था। तो 3 भाषाओं को हमारे संविधान में साहब आपका शामिल किया गया। इसके बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर एक और संशोधन किया गया जो कहलाता है साहब आपका 92वां संविधान संशोधन। ये 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ बेटा। कब हुआ बेटा? 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और 2003 में इसके तहत हमारे संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक का नाम था बोडो, दूसरे का नाम था संथाली, तीसरे का नाम था डोंगरी, और चौथी का नाम था साहब आपका मैथिली। चौथी का नाम क्या था साहब? मैथिली था। तो ये 4 भाषाएं हमारे संविधान में शामिल की गई। इस प्रकार भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या बढ़कर के जो हो गई, भाषाओं की संख्या जो बढ़कर के होगी बेटा, वो बढ़कर के भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। कितनी हो गई साहब? 22 भाषाएं हमारे संविधान में हो चुकी हैं। तो सवाल ध्यान रखेंगे, 22 भाषा। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो विशेष बात बेटा ये है कि विशेष बात आपकी क्या है बेटा? विशेष तथ्य ये है साहब कि अंग्रेजी, विशेष तथ्य ये है बेटा कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी हो गई साहब, अंग्रेजी हो गई। एक सवाल वो लिख लेते हैं बेटा, राजस्थानी हो गई साहब, राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई बेटा। क्या हो गई साहब? भोजपुरी। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। सबको पता है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हर कुछ किलोमीटर पर भाषाओं की संख्या बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अनगिनत भाषाएं हमारे उसमें हैं। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर इनको ध्यान रखेंगे, ये जो भाषाएं हैं ये भाषाएं शामिल नहीं हैं। ये भाषाएं साहब आपकी शामिल नहीं हैं। 3 भाषाओं को साहब आपका शामिल नहीं किया गया है। सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ये जो भाषाएं आपके सामने लिखी हैं, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी, ये भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए साहब ध्यान रखो, अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अच्छा बेटा, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, फॉर्मूला आपकी याद है, बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन निष्कर्ष है कि हमारा सिलेक्शन हो, कैसे ही हो सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत ही दिक्कत है, ध्यान रखो। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे बेटा? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। नाम था इनका राजकुमारी अमृत कौर या राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में एक फैक्ट आप जीवन भर ध्यान रखना कि ये स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री हैं ये, पहली कैबिनेट मंत्री। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री, महिला वो लगा दें इसके आगे, पहली महिला कैबिनेट मंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री। क्या नाम है साहब इनका? इनका नाम है साहब राजकुमारी अमृता कौर, पहली कैबिनेट मंत्री हैं। नाम है इनका राजकुमारी अमृता कौर। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात की जाए तो ये बने थे साहब शिक्षा मंत्री, ध्यान रखेंगे, इनको बनाया गया शिक्षा मंत्री। और वल्लभ भाई पटेल जो बने थे, ये क्या बने थे साहब? गृह मंत्री बने थे।
ये बने साहब आपके गृह मंत्री, ये बने थे। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को समझाऊं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है बेटा, विजया लक्ष्मी पंडित से। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी, नाम था इनका विजया लक्ष्मी पंडित। इनसे 3 सवाल आप लोगों को ध्यान रखने हैं और तीनों सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए साहब, हमारे देश में जब 1937 की कैबिनेट बनी थी, इस 1937 की कैबिनेट में 1937 की कैबिनेट में ये पहली महिला मंत्री बनी थी। ध्यान रखेंगे, 1937 की कैबिनेट की पहली महिला मंत्री, 1937 की कैबिनेट की पहली महिला मंत्री। ये क्या बनी बेटा? पहली महिला मंत्री। तो 1937 की कैबिनेट की पहली महिला मंत्री बनी थी। पहली महिला मंत्री का नाम क्या था साहब? इनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे, 1947 में पहली महिला राजदूत बनी है बेटा, पहली महिला राजदूत है, पहली महिला राजदूत थी। इनका नाम क्या था साहब? इनका नाम था साहब आपका विजया लक्ष्मी पंडित। और एक लास्ट बात, एक लास्ट पॉइंट और समझेंगे, वो ये है बेटा कि 1953 में यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्षा है साहब, पहली महिला अध्यक्षा। नाम है साहब इनका विजया लक्ष्मी पंडित है। और ये विजया लक्ष्मी पंडित जो है, ये साहब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके क्या है साहब? उनके पहले उनकी बहन है साहब, ये ध्यान रखेंगे साहब। अच्छा, नेहा यदुवंशी कह रही हैं हार्ट वाली इमोजी अपने आप ही आ रही हैं। अरे ये तो बहुत जबरदस्त बात है बेटा, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप हार्ट की इमोजी भेज करके शुक्रिया अदा कर रही हैं, तो इसे क्या कहा जाए? ये तो बहुत ही जबरदस्त है। बस गुरु यही चाहता है कि थोड़ा सा बच्चे शुक्रिया करते रहें और चीज़ों को अच्छे से समझते रहें। अच्छा, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन कब हुआ था बेटा? इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को ये जो साहब हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसने उद्घाटन किया बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका साहब उद्घाटन किया था। वैसे इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, तो स्थापना इसकी जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई। इसे कहा जाता था ब्रिटिश न्यायालय, ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय। उस समय पर अंग्रेजों का राज था, इसे कहेंगे ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाएगा बेटा? ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते थे। और ये बनाया कहाँ पर गया था बेटा? ये बनाया गया था साहब आपका दिल्ली में। कहाँ पर बनाया गया बेटा? दिल्ली में इसको बनाया गया था। मगर जब देश आज़ाद हो गया, संविधान भी लागू हो गया, तो उसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा कर दी कि आज से ब्रिटिश न्यायालय नहीं होगा, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अभी केवल ये सवाल मैंने डाल दिया था ताकि आप चीज़ों को हल्का सा अपने दिमाग में सेट कर लें कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें और कौन सा पढ़ने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा संविधान था, ये संविधान कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये लगभग जो है बेटा, वो हर बात हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हर बात पढ़ने के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि बेटा दिल्ली पुलिस का एक बैच 12 जून सन 2023 से केसीजी पर शुरू हो रहा है। इस बैच की विशेषता है कि ये जो बैच है बेटा, एक ऑफलाइन बैच है। ये बेटा एक ऑफलाइन बैच है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा बैच है बेटा? ऑफलाइन बैच है। 12 तारीख से शुरू होगा साहब आपका। शुरू कौन सी तारीख से होगा बेटा? 12 जून सन 2023 से शुरू होगा। बैच का नाम क्या है साहब आपका? दिल्ली पुलिस। क्या नाम है साहब? दिल्ली पुलिस। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। जीएस का बहुत बड़ा वेटेज है जीएस का। जिस बच्चे की जीएस बढ़िया हो, दिल्ली पुलिस में पक्का सिलेक्शन हो जाता है उस बच्चे का। तो उसीलिए मैं आपकी ये वीडियो भी लेकर के आया हूँ और उसीलिए हम ये बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक इंक्वायरी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच में साहब आप जुड़ने की कोशिश करिए। हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है, नंबर सबको पता है, 959557
222722 बहुत सिंपल नंबर है, इस पर आप कॉल करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगला एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उस समय तक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट था। अधिकांश सवाल यहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल आ जाता था। अब थोड़े से कम पूछ रहा है, मगर फिर भी हम कोशिश तो जरूर करेंगे कि क्या क्या सवाल यहाँ से साहब आपके आ सकते हैं, क्या क्या सवाल नहीं आ सकते, उनको जरा देख लेते हैं बेटा। देखिए साहब, भारतीय संविधान के अगर स्रोत देखे जाए, स्रोत का मतलब भारत के संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या तथ्य लिए गए हैं, क्या क्या जानकारी ली गई है, उसे साहब आपका संवैधानिक स्रोत कहा गया है। तो देखिए साहब, अगर भारत के संविधान के स्रोतों की बात करें तो इसे मैं 10+1 करके लिखूंगा बेटा, 10+1 करके लिखूंगा। इसको 10+1 के नाम से साहब मैं लिखने वाला हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। पहले एक और बात ध्यान रखेंगे। देखिए साहब, 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो शासन है वो चलता था शासन साहब आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। भारत शासन अधिनियम है 1935 से। किससे शासन चलता था बेटा? भारत शासन अधिनियम 1935 से। यही अधिनियम अंग्रेजों ने आखिर में पारित किया था। अंग्रेज भी इससे ही 15 अगस्त 1947 तक शासन चला रहे थे, और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में शासन चला, वो इसी अधिनियम के तहत चला था। जब हमारा संविधान बना तो हमने सर्वाधिक जो जानकारी थी वो इसी अधिनियम से ली, इसलिए मैंने एक को अलग कर दिया है। वो अलग इसलिए किया क्योंकि सर्वाधिक जानकारी का जो स्रोत है वो सर्वाधिक जानकारी का जो स्रोत है बेटा, वो स्रोत क्या है साहब आपका? वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो सर्वाधिक जानकारी यहीं से ली गई है बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक ली गई है। अब ये जो 10 आ गए बेटा, 10 जो है, 10 क्या है साहब आपके? देश हैं। 10 क्या है साहब आपके? देश हैं, जिनसे कोई ना कोई जानकारी ली गई है। और इन 10 देशों में भी सर्वाधिक जो है साहब, सर्वाधिक जो जानकारी है, सर्वाधिक जो स्रोत हैं, वो सर्वाधिक स्रोत हमने कहाँ से प्राप्त किए हैं? सबको पता होना चाहिए बेटा, ये प्राप्त किए गए साहब आपके यूएसए से। इनको हमने यूएसए से लिया है। अगर दोनों की कंपेयर करें तो दोनों की अगर कंपेयर करें तो साहब यही ज़्यादा है और यूएसए कम है। तो सर्वाधिक स्रोत लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। लगभग 280 के आसपास जो है, 280 के आसपास जो अनुच्छेद हैं वो यहीं से लिए गए हैं। सर मुझे तो लग रहा है जीएस के सारे क्वेश्चन ही सही ना हो जाएं कहीं एग्जाम में। हाँ बिल्कुल सही होंगे बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? पक्का होंगे, पक्का होंगे बेटा, बस मेहनत करते रहो। इसमें मेहनत टीचर की नहीं होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है बच्चों की। टीचर तो एक गाइडेंस देता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, उसी गाइडेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो 10 जगह से ली गई, भारत शासन अधिनियम से सर्वाधिक है, सर्वाधिक स्रोत हैं यूएसए से साहब आपके लिए गए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत सारी बातें जो हैं वो आगे के सवालों में हम देखने वाले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ो। आगे अगर बढ़ें तो आगे बढ़ने पर पहला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से कौन सी व्यवस्था साहब आपकी ली गई है? जल्दी से कमेंट करिए साथी। बहुत सारे साथी जुड़े हैं और बहुत सारे साथी लगातार बने हैं। अब ये देखना है कि कितने साथी जो हैं लगातार हमसे जुड़ेंगे, लगातार मुझसे कितने जुड़ेंगे, कहाँ तक साहब मेरा साथ देंगे। देखते हैं साहब ये कहाँ तक आप साहब इसको साथ लेकर के चलने वाले हैं। चलिए साहब, चलिए साहब इसको देख लेते हैं। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साहब, पहला सवाल है, और सॉरी सवाल क्या था कि जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? तो सबको पता है कि जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया। विधि द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया है, ये जापान से ली गई है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बेटा यूएसए के संविधान से लिया है। इसको कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला आ गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई बेटा? ये ली गई है साहब आपके दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई साहब? दक्षिण अफ्रीका से। इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो साहब आपकी विशेषाधिकार रिट हो गई, ये जो रिट जारी करने की शक्ति है, इसे लिया गया बेटा ब्रिटेन के संविधान से। इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है,
इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी लगभग सारी आ जाएंगी। 10 देश हैं, 10 के 10 देशों से क्या क्या लिया गया, वो सारी बातें इसी सवाल में हम निपटा देंगे। टेंशन ना लो, बस बने रहो और क्लास को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, अगले सवाल पर पहुंचे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया है? तो अभी मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई बेटा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है साहब। यूके की अगर बात करें तो यूके से क्या लिया गया है बेटा? एकल नागरिकता ली गई है। ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। इसके अलावा साहब यहाँ से मंत्री परिषद यहाँ से ली गई है साहब, मंत्री परिषद यहाँ से ली गई है। इसके अलावा यहाँ से संसदीय व्यवस्था ली गई है साहब, संसदीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई साहब? यहीं से ली गई है। ठीक है साहब। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई साहब? ये भी यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता होगी, मंत्री परिषद हो गई, संसदीय व्यवस्था यहाँ से साहब आपकी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई साहब आपकी समवर्ती सूची ली गई है साहब, समवर्ती सूची ली गई है यहाँ से। और साथ के साथ यहाँ से क्या लिया गया बेटा? संयुक्त बैठक ली गई है। यह क्या ली गई बेटा? संयुक्त बैठक भी यहीं से ली गई है, अनुच्छेद नंबर 108 में है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहां से ले ली गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से पहले अगले सवाल को देख लो बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत संघ के या रिपब्लिक सोवियत संघ से ली गई है? बेसिकली सवाल यह है कि सोवियत संघ से क्या लिया गया है? जल्दी से बताइए बेटा, सबको पता भी है। पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत संघ से ली है। सोवियत संघ पहला देश है जहां से जिसने सबसे पहले साहब आपका इन्हें पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया था। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना कि इस सोवियत संघ से जो है बेटा पंचवर्षीय योजना के साथ साथ यहाँ से मौलिक कर्तव्य भी लिए गए हैं। क्या लिए गए बेटा? मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को भी ये लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए बेटा? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य दोनों के दोनों सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है बेटा, 5 ईयर प्लान बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? इसको जरा ध्यान दो। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बेटा? मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। प्रस्तावना की अगर बात करें तो ये नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से है। उद्देश्य प्रस्ताव से साहब आपकी ली गई है, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। अगर इसकी भाषा देख लो बेटा, इसकी अगर भाषा देख लें तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहाँ से ली गई बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। इसको भी ध्यान रखेंगे साहब। आगे बढ़ो, आगे अगर बढ़े, संपत्ति सूची भी कहाँ से ली गई साहब आपकी? ये भी साहब आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से हिसाब संपत्ति सूची को भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुंचते। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है बेटा कहाँ से साहब आपका? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब अगर किसी ने गलत निर्णय दे दिया तो उस गलत निर्णय को बदलने की शक्ति न्यायिक पूर्वालोकन कहलाती है। ठीक है साहब। जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को बदल सकती है, उसकी जांच कर सकती है। यही साहब आपका न्यायिक पूर्वालोकन कहलाता है। अगले सवाल पर पहुंचे बेटा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है साहब। अपशिष्ट शक्तियों का विचार जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? कनाडा से लिया गया है। इस कनाडा से साहब एक और बात ली गई है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की क्या ली गई साहब? नियुक्ति ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति। ध्यान रखेंगे, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये यहीं से ली गई है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ से ली गई। इसके अलावा साहब यहाँ से संघीय व्यवस्था, यहाँ से क्या ली गई बेटा? संघीय व्यवस्था भी इसी कनाडा के संविधान से ली गई है। संघीय व्यवस्था भी इसी कनाडा के संविधान से साहब हमने ली है। ध्यान रखेंगे। और यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से बहुत सारी बातें तो हम बीच में देख ली। उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायिक पूर्वालोकन आ गया साहब आपका, न्यायिक पूर्वालोकन यहाँ से आ गया साहब,
ठीक है बेटा। उपराष्ट्रपति का पद आ गया, न्यायिक पूर्वालोकन आ गया यहाँ से। और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति का शासन प्रमुख का पद यहाँ से लिया गया है, शासन प्रमुख का पद लिया गया, शासन प्रमुख का पद यहाँ पे लिया गया है साहब। महाभियोग यहाँ से लिया गया, महाभियोग। सब एक एक करके देख लेना, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने आपको लगभग इन सवालों में बता दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अगला सवाल है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व प्रस्तावना में जो निहित है ये कहाँ से ले गए, ये फ्रांस से ले गए और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति जो है वो इन्हीं शब्दों के बेस पर हुई थी, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना भाईचारा है। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी है। चलिए साहब, ये क्या है साहब, आज़ादी है। चलिए साहब आगे बढ़ो।